स्टैन वेलकम वंस अगेन। सबसे पहले हम लोग एक टर्म आज पढ़ते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस देखिए क्या है। इट मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। इट टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिम्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है शुगर को तोड़ना, यानी कि वो अगर कम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसको तोड़ करके सिंपल फॉर्म में डालना। और ये सभी ऑर्गेनिम्स में होता है और इसके होने का जगह जो है वो साइटोप्लाज्म है। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म में होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का पहला स्टेज होता है ये, चूँकि ग्लूकोज टूटा 6 कार्बन एटम से तोड़ करके तब ये 3 कार्बन एटम में आता है, फिर आगे की क्रिया होती है। तो याद रखिएगा ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर दैट टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट्स प्लेस इज साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए कल ही आप जान गए थे एरोबिक का मतलब नीड ऑक्सीजन, डिमांडिंग ऑक्सीजन। एनारोबिक का मतलब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए एक इक्वेशन के माध्यम से ही सारा चीज़ कैसे आप समझ जाइएगा। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला आपको मालूम है, कल ही बताए थे, C6H12O6। इसमें क्या है, 6 कार्बन है, इसलिए इसका लिखा हुआ है 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल। यानी कि कार्बन का तो मॉलिक्यूल है लेकिन इसमें कितने कार्बन के एटम है, तो 6 हैं। ये पहले इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ और ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज पहुँचा, उसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बना, तो पाइरूवेट बना। ये पाइरूवेट क्या है, तो 3 कार्बन एटम्स मॉलिक्यूल है, ठीक है। यानी ग्लूकोज टूट करके ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या बनाता है, तो पाइरूवेट बनाता है। पाइरूवेट दरअसल कितने कार्बन एटम का मॉलिक्यूल होता है, तो 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन एटम मॉलिक्यूल होता है। अब इसके बाद पाइरूवेट एंट्री कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और यहाँ पर ऑक्सीजन का वो डिमांड करता है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा और टूट करके देखिए क्या बनाया है, 6CO2, 6H2O और 38 ATP। ओके, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो 38 यूनिट एनर्जी बना। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन में। क्या क्या हुआ था, फिर से एक बार ध्यान से देखिए। ग्लूकोज जो है वह टूटा मतलब क्या प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस, जो कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म में। फिर क्या बना, पाइरूवेट बना। पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल है। अब इसके बाद एंट्री किया कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसको क्या डिमांड किया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह कंप्लीटली टूटा। याद रखिएगा ये कंप्लीटली टूटता है, कंप्लीटली। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है और फाइनली 38 ATP एनर्जी बनती है। अब आते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का 2 केस होता है, इसलिए यहाँ पर 2 अलग अलग दिखाया गया है। लेकिन पहले ये काम तो सब में होता है, यानी ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा और पाइरूवेट बनेगा, ये तो क्रिया होनी ही होनी है। अब एक ईस्ट का कंडीशन है, एक ह्यूमन बीइंग का कंडीशन है। दोनों ही कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, पाइरूवेट जब बना, जैसे ईस्ट का कंडीशन है, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन नहीं मिला। तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहाँ पर ये टूट करके क्या बनेगा, तो इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल का फॉर्मूला कल ही बताए थे, C2H5OH। यानी इसमें कितने कार्बन के एटम है, 2। तो 2 कार्बन एटम ये बना प्लस CO2 बना, तो 2 और 1 क्या बन गया, 3। यानी पाइरूवेट 3 कार्बन एटम वाला था, टूट करके 3 का 3 बैलेंस हो गया और साथ में क्या बना, 2 ATP। फिर से देखिए, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होकर पाइरूवेट बना। इस पाइरूवेट को अगर ईस्ट के कंडीशन में देखते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का डिमांड नहीं है। उस कंडीशन में ये प्रोडक्ट के रूप में इथेनॉल बन रहा है, CO2 बन रहा है और 2 ATP एनर्जी तैयार हो रही है। अब आते हैं इसमें ह्यूमन बीइंग के केस में, यानी यहाँ पर पाइरूवेट बना, अब उसके बाद ह्यूमन बीइंग के केस में क्या हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रहा है। तो उस कंडीशन में इथेनॉल नहीं बन करके लैक्टिक एसिड बन रहा है, और लैक्टिक एसिड 3 कार्बन एटम मॉलिक्यूल होता है। तो आपने देखा ईस्ट में बना इथेनॉल, लेकिन ह्यूमन बीइंग में क्या बना, लैक्टिक एसिड बना और साथ में क्या बना, 2 ATP बना। तो आप खुद देख रहे हैं, इसका मतलब है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली, यानी एक तरह से उसका इनकम्प्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है।
इसलिए कंप्लीट पूरा एनर्जी का रिलीजिंग नहीं हो रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जहाँ पर 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो रहा है, वहीं पर एनोबिक रेस्पिरेशन में चाहे वो ईस्ट का केस हो या ह्यूमन बीइंग का केस हो, ओनली 2 एटीपी जो है एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो मतलब साफ है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीटली रेस्पिरेशन हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे जान लीजिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में बाकी जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, यानी पायरुवेट के बाद की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो क्रिया होती है वो कंप्लीटली साइटोप्लाज्म में ही हो जाती है। तो ये डिफरेंस के तौर पर पूछता है और आपको जानना भी चाहिए। तो आपने एरोबिक और एनारोबिक समझ लिया, बहुत ही आसान सा चीज़ है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही बाकी काम हो रहा है, ऑक्सीजन डिमांडिंग करे या ना करे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एक आता है, ये लैक्टिक एसिड जो है ह्यूमन बीइंग में अगर लैक्टिक एसिड बनता है तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, तो ये जो आपका जो लैक्टिक एसिड है, ये लैक्टिक एसिड आपके जो मसल जो होंगे, आप जानते हैं मसल पढ़े हुए हैं 9th क्लास में, टेंडन्स वगैरह से जुड़ा रहता है, तो उसको वो क्या करता है, ब्रेक कर देता है, यानी कि ब्रेक करता है, तोड़ता है। तो अब बताइए आपके मसल को कोई तोड़ेगा तो स्वाभाविक बात है आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। ये काफ़ी जो होता है वो पेन क्रिएट करता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रैम्प, मसल क्रैम्प। ये वर्ड आप सुने होंगे, मसल क्रैम्प। अक्सर खिलाड़ियों को देखते होइएगा, बाउंड्री लाइन पर दौड़ रहे हैं गेंद को पकड़ने के लिए, तब तक अचानक पैर लेके बैठ गए। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मसल क्रैम्प हुआ। दरअसल मसल क्रैम्प होता कब है, तो देखिए बहुत बार ऐसा होता है जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, उस समय आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी जो है, जिस तेज़ी से आप दौड़ रहे हैं उस एनर्जी से आप सांस नहीं लेते हैं। इसका मतलब है आपकी बॉडी को उतना मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो आपका बॉडी आपको सहयोग करने के लिए अचानक ऐसे केस में क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देता है। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा तो आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग में जब एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, यानी उस दौरान एरोबिक और एनारोबिक दोनों हो रहा होता है। लेकिन एनारोबिक से तो घाटा है। क्यों घाटा है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनेगा, और लैक्टिक एसिड बनेगा तो स्वाभाविक बात है मसल में क्रैम्प आएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो होगा मसल को तोड़ देगा। तो और वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देता है। तो उसको तकलीफ को दूर करना भी आसान है, उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आराम करना है और हॉट वाटर मसाज लेना है, यानी गर्म पानी करके जिस एरिया में यहाँ मसल वगैरह में, जैसे मान लीजिए थाई मसल में अगर ऐसा हुआ हो तो वहाँ पर सेंकना है, वहाँ पर हॉट मसाज लेना है। वो क्या करेगा, जो भी लैक्टिक एसिड बना है वो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड को तोड़ देगा और वो फिर से कंप्लीटली उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो पूरा एनर्जी भी निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और वो आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ह्यूमन बीइंग में मसल क्रैम्प क्यों होता है और उसका क्या कारण है, क्या निदान है। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, ड्यू टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये कब होता है, जब वेन हैवी एक्सरसाइज का बात हो, काफ़ी तेज़ी से रन कर रहे हो, तो उस कंडीशन में पैदा होता है और वो हॉट वाटर मसाज से ठीक होता है। ओके, बाय।